हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ऐसा कलेक्शन लेकर आया हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको अन्य कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो विशेषकर इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ऐसे टॉपिक को सिलेक्शन किया गया है इसमें कि जिनको पढ़ने के बाद लगभग आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसका PDF फॉर्म में मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको वो सेंड कर दूँगा। जो केमिस्ट्री का आपका पेपर होगा 22-23 का, कुछ ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन किया है जो लगभग एग्ज़ाम में आते हैं या फिर पिछले कई वर्षों से आए हुए हैं। तो जो मेरा वीडियो है उसको ध्यान से देखें, उसमें क्वेश्चन के अलावा उनके आंसर भी मेंशन किए गए हैं, तो आप लोग चाहें तो उनको भी वहाँ से रीड सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो पहले नंबर वाला पार्ट है वो तो हटा दिया गया है, ठोस अवस्था। जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है विलयन। तो विलयन में हमको क्या पढ़ना है, देखिए पहले तो हमें विलयन के बारे में याद होना चाहिए। विलयन क्या होता है? विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद हमें प्रसरण वाला टॉपिक जो है उसको भी विशेष तौर पर पढ़ना पड़ेगा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जब विलायक के कण स्वतः गमन करते हैं तो उसे हम प्रसरण की क्रिया कहते हैं। उसके बाद हेनरी का नियम भी आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि हेनरी का नियम जो है इसके अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुप्रयोग से मतलब कि सोडा वाटर बनाने में गोताखोर या समुद्री गोताखोर जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद में विलयन के बारे में आपको पढ़ना है कि तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहो तो मैं उसका PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर इसके बाद में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक आपको मालूम ही होंगे कि प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप ज़रूर पढ़ के जाएं। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैंने मेंशन कर दी है इसमें, आप उसको भी ज़रूर देखें। भार अनुसार, भार आयतन अनुसार प्रतिशत, उसके लिए मैंने यहाँ पर पूरा उसका सॉल्व करके बताया है। फिर उसके बाद में मोलरता की परिभाषा भी यहाँ दिया है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सूत्र सहित उसको वर्णन किया गया है। उसके कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हल किए गए हैं। जैसे एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है जनरली कि जल की मोलरता क्या होती है, तो हम 55.5 बहुत इजीली लिख देते हैं, लेकिन वो किस तरह से आती है वो आप लोग देख सकते हैं। सूत्र में मान रखकर जल की मोलरता भी निकाल सकते हैं। फिर मोललता के बारे में आएगा, तो मोललता के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में इससे संबंधित सवाल भी आता है, तो वो न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पर पढ़ कर दिया है। नेक्स्ट है नॉर्मलता। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो इस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं। इसके सवाल या न्यूमेरिकल भी मैंने इसमें दिए हैं, आप चाहे तो कर ले। इसी तरह फार्मलता और मूल प्रभाज, इनके भी आप डेफिनेशन पढ़ के जाएं, क्योंकि इनसे संबंधित 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ppm के बारे में भी, ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्वेश्चन प्रसरण और विसरण में अंतर, इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो विलायक के कण स्वतः पार करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को, तो वो प्रसरण की क्रिया होती है। और विसरण में क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन का प्रभाव होता है। इसी संबंधित कुछ सवाल या कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं, जैसे अंडे के जल, ये अंडे वाला आ सकता है कि जो अंडा होता है उसके जली विलयन को अगर हम नमक जली विलयन, अंडे को जली विलयन में रखने पर वो फूल जाता है, जबकि उसे नमक के घुल में रखने पर वो सिकुड़ जाता है। क्यों?
तो प्रसरण दो तरह का होता है, अंतः प्रसरण और बाह्य प्रसरण। तो आप लोग ये दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके काम आएंगे। उसके बाद में प्रसरण दाब क्या है? प्रसरण दाब क्या है? प्रसरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि को सचित्र वर्णन किया गया है। प्रसरण की क्रिया को रोकने की जो लगाया गया दाब होता है उसे हम प्रसरण दाब के नाम से जानते हैं। जैसे इस विधि में आपने देखा होगा, ये जो नलियाँ होती है दो समकेंद्रीय नलियाँ हैं। बाहर वाली नली में विलयन भर दिया जाता है और भीतर वाली नली में जल या कोई भी विलायक भर दिया जाता है। जो उसके बाद में जो भीतरी नली है इसमें विद्युत विधि द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली क्रिएट कर दी जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड की। यहाँ एक तरफ देखा को टोटीदार किप लगी होती है, एक तरफ केशिका नलियाँ लगी होती है, मतलब बारीक बारीक नलियाँ होती हैं। जैसे ही प्रसरण की क्रिया होगी ये अंदर का जो विलायक है ये विलयन की ओर गमन करने लगेगा। तो धीरे 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 ये गमन करते करेगा और यहाँ पर जल का स्तर कम होता जाएगा केशिका नली में और विलयन में जल का स्तर बढ़ने लगेगा। तब हम धीरे धीरे करके दाब लगाते हैं और दाब मापी द्वारा उसको पाठ्यांक को नोट करते हैं। हम तब तक दाब लगाते हैं जब तक कि प्रसरण की क्रिया रुक ना जाए। बस वही विलयन का प्रसरण दाब होगा। तो इस तरह से भी आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन जो क्वथनांक के मूल्यांकन वाला, ये भी आप पढ़ के जाएंगे कि किस तरह से क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक का मूल्यांकन होता है। मूलरता और मूललता में अंतर भी करके जाना। उसके बाद में प्रसरण की क्रिया का प्रदर्शन दे रखा है। यहाँ पर प्रसरण की क्रिया को किस तरह से बता सकते हैं। ये एक अंदर एक चमड़े का पत्र लिया है और इसको शक्कर के विलयन भर दिया इसके अंदर। ये जो चमड़े का पत्र है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा और इसे जल में डाल दिया जाता है। तो किस तरह से विलायक के कण अधिक सांद्रता की ओर गमन करने लगेंगे। फिर उसके बाद रावल्टे का नियम है, इसको तो आप जरूर पढ़ के जाना। और आदर्श तथा अनादर्श विलयन, वे विलयन जो रावल्टे के नियम का संपूर्ण प्रयास में पालन करते हैं रावल्टे का ये आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं, और जो रावल्टे के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। उसके बाद इसमें एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एच मिक्सिंग और जीरो होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान जीरो नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद में अगर आदर्श विलयन की बात करें तो इसमें आयतन परिवर्तन का मान भी जीरो ही माना जाए और इसमें आयतन परिवर्तन का जीरो नहीं होता है। एक और मोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट में, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। 100% इसको तो कर ही लेना, इनको देख के जाना एक बार। स्थिरपाती मिश्रण क्या होते हैं, अतिपराशरी, समपराशरी, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर जाने वाला नहीं है, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। जब सूखे हुए फल या सब्जियों को जल में रखते हैं तो धीरे धीरे फूल जाते हैं। तो ये सभी पराशरण के उदाहरण हैं। प्रयोगशाला में कांच के उपकरणों को सुखाने के लिए एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये उसके बाद ठंडे देशों में रोड पर जमी बर्फ को हटाने के लिए। नेक्स्ट है ये क्वथनांक के मूल्यांकन का जो चित्र है वो ये बताया गया है। उसके बाद आप लोग ये छोटे मोटे सवाल पढ़ के जाना कि किशमिश को पानी में डालकर किशमिश जल में डालने पर फूल जाती है, तो इसके अंदर होता है अंतःप्रसरण। वन टैप गुणांक पढ़ जाना। इसके बाद आरओ का पूरा नाम रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इस तरह से हमने पहला अध्याय जो है या पहला चैप्टर हमारा जो चीज़ें आपको इसमें दिखाई गई है आप सभी पढ़ के जाना। आप लोग चाहे तो मुझसे संपर्क कर लें तो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अभी तक तो पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो पार्ट है आपका, थोड़ा वीडियो को हम बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। चालक अचालक, उसके बाद विद्युत अपघट्टी किसे कहते हैं,
उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इनको समझा के आग सेकंड ऑप्शन को समझाइए। नेक्स्ट है ओम का नियम है, ओम का नियम जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम जो है, प्रथम नियम द्वितीय नियम भी पढ़ के जरूर जाना है। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, इसको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता, इन दोनों को जरूर देख जाना। आणविक चालकता भी देख लेना। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को समझाइए, इनको मैं अलग वीडियो में टोटल डिस्कस कर दूंगा। संक्षारण वाला मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपका। संक्षारण को डिटेल में पढ़ना है, मतलब इसको दीर्घ उत्तरी में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक साधारण शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना क्योंकि ये बिल्कुल आने की संभावना इसकी है। साधारण शुष्क सेल क्वेश्चन बिल्कुल बनता है और एक डेनियल सेल वाला क्वेश्चन जरूर बनेगा। डेनियल सेल का मैंने इसमें मेंशन करा है, तो आप लोग देख लीजिए। इसकी क्रियाविधि को मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा आपको, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, तो जरूर देख जाना इसको। कोलरास का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। फिर उसके बाद ये संक्षारण वाला मैंने डिटेल में बताया इसे। संक्षारण क्या है, इसको प्रभावित करने वाला कारक, संक्षारण को कैसे कम किया जा सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी विशेषता बताइए। विद्युत रासायनिक सेल वाली, तो यहाँ पर मैंने पूरा उसके बाद डिटेल दी है। ईंधन सेल है, इसको भी पढ़ जाना, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर है, इसको भी देखे जाना। फिर इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सेल स्थिरांक का सूत्र, तन्यता बढ़ाने पर विद्युत चालकता गुणन क्या होगा, संचरण किस प्रकार की घटना है, लोहे पर जंग लगना कौन सा विक्रिया है। ये क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप सारे देख के जाना क्योंकि जो कलेक्शन है ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। लवण सेतु किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, एक दो बार आया भी है ये। तो ये आप लोगों को एक या दो चैप्टर में यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तीसरा चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगति की। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF आपको मैं अवेलेबल करवा दूं तो उसके लिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोग अच्छा कर पाएंगे और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्म दिखा पाएंगे आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू।